हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं और एसेंशियल होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए। जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड प्रेजेंट है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए टिश्यू। एक टिश्यू है ना, उसके डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है, उसकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने लिविंग टिश्यू लिया, हम वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं, उसे हम ग्राइंड करेंगे एसिड के साथ। एसिड में हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे जो Cl3CCOOH होता है। जब हम उसको ग्राइंड करते हैं ना, तो हमें एक थिक स्लरी मिलता है। अब ये जो थिक स्लरी है, इसे हम स्टेन कर सकते हैं चीज क्लॉथ से और कॉटन से। जब आप स्टेन करते हो ना, तो आपको इसके दो पार्ट मिलते हैं जिसे हम टू फ्रैक्शन कहते हैं। एक जो पार्ट है उसे हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। एक पार्ट जो एसिड में डिसॉल्व हो जाता है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट है जो एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, इसे हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और रिटेंटेट कहते हैं। साइंटिस्ट ने देखा थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, फिल्ट्रेट में पाए जाते हैं। अब जो फिल्ट्रेट है ना, उनमें जो बायोमोलिक्यूल्स है उनका जो वेट है वो लेस देन 1000 डेल्टन होता है, तो उन बायोमोलिक्यूल्स को हम बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। और जो रिटेंटेट है, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, उनमें जो बायोमोलिक्यूल्स का वेट है वो 1000 डेल्टन से भी ज्यादा होता है, इसे हम ना बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन दिया है परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मेनली हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14% है, ह्यूमन बॉडी में 9.5, कार्बन 0.03, यहाँ पे 18.5, ऑक्सीजन 46.6, यहाँ पे 65, नाइट्रोजन वेरी लिटिल, यहाँ पे 3.3, सल्फर 0.03, यहाँ पे 0.3, सोडियम 2.8, यहाँ पे 0.2, कैल्शियम 3.6, यहाँ पे 1.5, मैग्नीशियम 2.1, यहाँ पे 0.1, सिलिकॉन 27.7, यहाँ पे नेग्लिजिबल। सपोज हमारे पास एक लिविंग टिश्यू है, आप उसको ड्राई कर सकते हो बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब आपके पास ड्राई टिश्यू है, आप ड्राई टिश्यू को ना बर्न करोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाता है जितना भी कार्बन के कंपाउंड है टू वेरियस गैसेस। CO2 रिलीज हो जाता है, साथ में वाटर वेपर भी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है कार्बन के बने होते हैं, तो बर्न करने पे वो रिमूव हो जाता है और जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है ना, उसे हम ऐश कहते हैं। अब ये जो ऐश है ना, इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं सल्फेट, फॉस्फेट, NaCl, CaCO3। तो जो लिविंग टिश्यू है उसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। ये ना एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 18 से 800 डेल्टन के अराउंड होता है। मोस्टली जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो डिसॉल्व हो सकता है एसिड सॉल्युबल पूल में, तो एसिड सॉल्युबल पूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। इसमें इंक्लूड होते हैं अमीनो एसिड, शुगर में मोनोसैकेराइड जो सिंगल यूनिट होता है, साथ में नाइट्रोजन बेसिस ना बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीनो एसिड की। एक टिपिकल जो अमीनो एसिड है उसमें ना अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, साथ में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और एक R ग्रुप होता है जो वेरिएबल ग्रुप होता है। तो डिफरेंट अमीनो एसिड में जो R है ये डिफरेंट होता है। अब ये जो NH2 है, COOH है, ये एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये अल्फा कार्बन होता है और इसे हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है जो COOH है वो ज्यादा बड़ा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू NH2। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप जुड़ा है, सो दैट्स व्हाई इसे हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अब ये जो R ग्रुप है डिफरेंट अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है। अगर हाइड्रोजन है यहाँ पे तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा, CH3 है तो एलेनिन, CH2OH है तो सेरीन बनता है। अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये अल्फा अमीनो एसिड का बना होता है, तो टोटल 20 टाइप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट अमीनो एसिड ना 3 तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो ग्रुप ना बेसिक ग्रुप होता है, ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है, वेरएस कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक ग्रुप होता है जो H+ डोनेट करता है। अगर नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप सेम है तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड बनाते हैं, एग्जांपल वैलिन। और कभी कभी क्या होता है, जो R ग्रुप है जो वेरिएबल ग्रुप होता है, वहां पे एक्स्ट्रा COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड बनाते हैं, एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। और कभी कभी R में क्या होता है, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो बेसिक अमीनो एसिड बनाते हैं जैसे लाइसिन एंड अर्जिनिन। और कुछ जो अमीनो एसिड है उनमें एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन प्रेजेंट हो सकता है, तो वो एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाते हैं जैसे टायरोसिन, फिनाइल
एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। जो अमीनो एसिड है वो आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, आयंस बना सकते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है डिफरेंट पीएच पे। अगर पीएच कम है, एसिडिक कंडीशन है, तो जो NH2 है ना वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NH3 पॉजिटिव बनाता है, और अगर ना बेसिक कंडीशन है तो ये H+ डोनेट करके COO नेगेटिव बनाता है, तो ये आयंस बना सकते हैं और ये इक्विलिब्रियम में होते हैं इस आयन के साथ। अब ये जो आयन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये डायपोलर आयन होती है जो अमीनो एसिड बनाते हैं, और इसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। सेकंड है लिपिड्स। लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में लिपिड्स पाए जाते हैं। ये सिंपल फैटी एसिड होते हैं। अब फैटी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप जो है अटैच होता है R ग्रुप के साथ, तो कार्बन की जो चेन है उसके साथ COOH ग्रुप अटैच होता है, इसे हम एल्काइल ग्रुप R ग्रुप कहते हैं। अब R ग्रुप क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, C2H5, या लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड, इसमें टोटल 16 कार्बन एटम है, CH3, CH214, COOH। और सेकंड है एरेकिडोनिक एसिड, इसमें टोटल 20 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ना फैटी एसिड की दो टाइप होती है। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सो दे आर विदाउट डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो दे कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिपिड। पहला है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड एस्टर होता है। एस्टर होता है हमारा RCOOR कंपाउंड। ये बनता है फैटी एसिड से। फैटी एसिड को आप कंबाइन करते हो अल्कोहल से, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। और यहाँ पे जो हम अल्कोहल लेंगे ये हम ग्लिसरॉल लेंगे। फैटी एसिड लिया R-COOH, R नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं। अल्कोहल हमने 3 कार्बन का अल्कोहल लिया और तीनों कार्बन पे OH प्रेजेंट है। सबसे पहले फैटी एसिड क्या करेगा? एक OH के साथ कंबाइन करेगा, एक एस्टर बनाएगा, तो इसे हम मोनोग्लिसराइड कहते हैं। हमने एक और फैटी एसिड लिया, वो दूसरे OH के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे 2 एस्टर बन रहे हैं, तो इसे हम डाइग्लिसराइड कहते हैं। हमने एक और फैटी एसिड लिया, वो तीसरे OH के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे 3 एस्टर बन रहे हैं, तो इसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे ट्राइग्लिसराइड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है फैट, एक है ऑयल। जो फैट है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरस ऑयल लिक्विड रहता है, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड है कंपाउंड लिपिड्स। जो कंपाउंड लिपिड है ये भी एस्टर होते हैं, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, बट यहाँ पे एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, जैसे फॉस्फेट। अगर एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो वो फॉस्फोलिपिड होते हैं, और हमें पता है जो फॉस्फोलिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। इसकी एग्जांपल है लेसिथिन। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है ये प्रेजेंट है। थर्ड है डिराइव्ड लिपिड्स। जो डिराइव्ड लिपिड्स है ये प्रोडक्ट होते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, जैसे एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। साथ में जो सेक्स हार्मोन है उसकी सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, जैसे एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है शुगर। ये स्वीट टेस्ट के होते हैं और वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसे हम शुगर कहते हैं। इसमें एग्जांपल है ग्लूकोज का। ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन क्या 6 होते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कार्बन है। नेक्स्ट है राइबोस। जो राइबोस है ना आरएनए में प्रेजेंट होता है, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे OH से ना आप ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो वो डीऑक्सीराइबोस बनता है, और डीऑक्सीराइबोस डीएनए में प्रेजेंट होता है। फोर्थ है नाइट्रोजन बेसिस। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होता है? रिंग होता है जिसमें कार्बन की जगह कोई और एटम प्रेजेंट है, तो वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ना न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए में प्रेजेंट होता है। 2 तरह के ये होते हैं। पहला है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन A से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन G से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यूरिन्स में ना 2 रिंग प्रेजेंट होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है एडेनिन का, तो प्यूरिन जो एडेनिन और ग्वानिन है यहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बेसिस में सेकंड है पायरिमिडीन। इसमें इंक्लूड होता है साइटोसिन C से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन T से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरासिल को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर, और इनमें ना सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर अगर कंबाइंड है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। हमने पेंटोज शुगर अभी पढ़ा था, राइबोस हो सकता है या डीऑक्सीराइबोस हो सकता है, तो उसके पहले कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजिनस बेस कंबाइन है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एडेनिन जो है पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन है, ये एडेनोसिन बनाएगा। अगर ग्वानिन कंबाइन होता तो ग्वानोसिन। सिमिलरली साइटोसिन कंबाइन होता तो
साइटिडीन, थायमिन कंबाइन होता तो थायमिडीन, यहाँ पे यूरासिल जो है पेंटोस शुगर के साथ कंबाइन है तो ये यूरिडीन बनाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो दे कंसिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये शुगर के साथ कंबाइन करता है, यहाँ पे एस्टर बनाता है तो ये एस्ट्रिफाइड होता है। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे एडेनिन कंबाइन है इसके साथ तो ये होता है एडिनाइलिक एसिड, अगर थायमिन कंबाइन होता तो थायमिडिलिक एसिड होता, ग्वानिन कंबाइन होता तो ग्वानाइलिक एसिड है, अगर यूरासिल कंबाइन है तो यूरिडिलिक एसिड है, अगर साइटोसिन कंबाइन है तो साइटिडिलिक एसिड इनका नाम हो जाता है इन न्यूक्लियोटाइड का। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है ना वही डीएनए आरएनए बनाता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में ये रिक्वायर्ड होते हैं। सारे सेल्स में ये कंपाउंड पाए जाते हैं, चाहे प्लांट, एनिमल, फंगाई और माइक्रोब्स हो। इसमें अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड आते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो बॉडी में जो भी प्रोसेस है उसे ये सपोर्ट करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये कंपाउंड है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। तो बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है जैसे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, तो उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते। सो दे आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं होते, बट ये ऑफर करते हैं इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ ये इंटरेक्ट करने में, और एडाप्टिव बेनिफिट, तो एनवायरनमेंट के साथ ये चेंजेस करने में ना ये काफी बेनिफिशियल होते हैं। और बहुत सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। इसकी एग्जांपल है पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स, एंथ्रोसाइनिन, एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडिन, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में एब्रिन, राइसिन, लैक्टेज में कनकैनावेलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, करक्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम्स एंड सेलुलोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 1000 डेल्टॉन से ज्यादा होता है। तो जब आप एसिड के साथ लिविंग टिश्यू को क्रश करते हो तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनता है। इसमें 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड में जैसे सेलुलोज, स्टार्च एंड लिपिड। जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली के पार्ट होते हैं तो यही ना बाद में एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं। एक्सेप्ट लिपिड्स, लिपिड्स को छोड़ के जितने भी बाकी सारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, तो ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। तो मतलब क्या, ये स्मॉल यूनिट से कॉम्बिनेशन से एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो बाकी सारे क्या होते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं एक्सेप्ट लिपिड। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 10,000 डेल्टॉन से भी ज्यादा होता है। जो लिपिड्स हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते। इनका खुद का जो मॉलिक्यूलर वेट है 800 डेल्टॉन से ज्यादा नहीं होता, बट स्टिल ये ना एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। क्योंकि जो लिपिड्स हैं ये पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन के। तो जब आप लिविंग टिश्यू को एसिड के साथ ग्राइंड करते हो तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होता है, और ये जो भी लिपिड्स है ना ये आपस में कंबाइन करके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक वेसिकल बनाते हैं। और ये ना हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से ये फिल्टर नहीं होते विद एसिड सॉल्युबल पूल, और ये पार्ट बन जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास। सेल में कितना परसेंटेज मास प्रेजेंट है। वाटर है 70 से 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस 1% होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। जो प्रोटीन है ये हेटेरोपॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के, मतलब डिफरेंट अमीनो एसिड कंबाइन करके ना प्रोटीन बनाते हैं। दे आर पॉलीपेप्टाइड। जो अमीनो एसिड का चेन होता है उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब अमीनो एसिड कंबाइन कैसे करते हैं, एक अमीनो एसिड का COOH और दूसरे का NH2 ग्रुप आपस में कंबाइन करता है, हमारा CONH बनता है, वाटर रिलीज होता है, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और वो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड पे NH2 ग्रुप फ्री है और राइट साइड में COOH ग्रुप फ्री है। अब अमीनो एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल है ये हमें डाइट से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं, वेरएस जो नॉन एसेंशियल होते हैं ये हमारी बॉडी बनाती है। अब ये जो कोलेजन प्रोटीन होता है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड का, वेरएस रुबिस्को एक एंजाइम होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। इसका पूरा नाम है राइबोलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है होल बायोस्फीयर का। और जो डिफरेंट प्रोटीन है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कोलेजन है ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती है, ये फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो रिसेप्टर प्रोटीन है ये सेंसरी रिसेप्शन करते हैं जैसे स्मेल टेस्ट हार्मोन का। और जो GLUT4 है ये भी एक प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के ना 4 लेवल होते हैं। जो पहला
अगला लेवल है उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन में कौन सी सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, तो वही प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ये पोजिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं अमीनो एसिड का इन प्रोटीन, और अगर आपने एक भी अमीनो एसिड चेंज किया ना तो प्रोटीन चेंज हो जाता है। जो लेफ्ट एंड ऑफ द चेन है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द चेन है, हैज फर्स्ट अमीनो एसिड, और हमें पता है जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप फ्री होता है, तो उसे हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। और जो राइट एंड होता है लास्ट अमीनो एसिड का, जो लास्ट अमीनो एसिड है उसमें हमें पता है COOH ग्रुप फ्री होता है, तो उसे हम C टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट रेफर टू द लोकल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन चेन इन ए रेगुलर शेप। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जब इसकी फोल्डिंग होती है ये स्टेबल बनता है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ट्विस्ट होता है, तो वो रोटेट करता है राइट हैंड हेलिक्स में, राइट हैंड हेलिक्स में वो रोटेट करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक अमीनो एसिड का CO और दूसरे का NH के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ना स्ट्रेच हो जाता है मैक्सिमम एक्सटेंट में, और इसमें भी CO और NH के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, इन दोनों में क्या होता है, ये स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन का। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फर्दर फोल्ड करता है, ये वुलन बॉल लाइक कॉम्पैक्ट शेप ये बनाता है। इसमें ना फर्दर इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये एसेंशियल होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो जो भी प्रोटीन बायोलॉजिकल मोस्टली एक्टिव होता है जैसे एंजाइम, हार्मोन, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। फोर्थ लेवल है क्वांटरनरी स्ट्रक्चर। ये टर्शरी स्ट्रक्चर से बनता है। कुछ जो प्रोटीन है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, और उन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम सब यूनिट कहते हैं। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो सब यूनिट है ये आपस में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट शो करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। इसमें ना 4 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं हेमोग्लोबिन में। 2 सब यूनिट होते हैं अल्फा टाइप के और 2 सब यूनिट होते हैं बीटा टाइप के, और मिलकर ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। ये पॉलीमर होते हैं शुगर के। जो शुगर है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे मोनोसेकेराइड कहते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से पॉलीसेकेराइड बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, जैसे सेलोस पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, सेल वॉल में पाया जाता है। स्टार्च जो है ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, प्लांट में पाया जाता है, ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी प्लांट में होता है। ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी एनिमल में होता है। जो इनुलिन है ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है। और ये जितने भी सारे पॉलीसेकेराइड हैं ये होमोपॉलीमर होते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ शुगर के कॉम्बिनेशन से ये पॉलीसेकेराइड बनते हैं। अब ये जो पॉलीसेकेराइड की चेन होती है जैसे ग्लाइकोजन, इसका जो राइट एंड होता है उसमें जो कार्बन है वो फ्री होता है और वो रिड्यूस कर सकता है फेलिंग सोल्यूशन टॉलिस रिएजेंट को, तो उसे हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। और जो लेफ्ट एंड में कार्बन होता है वो बॉन्डेड फॉर्म में होता है और वो रिड्यूस नहीं करता फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिस रिएजेंट को, तो उसे नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। अब ये जो स्टार्च है ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और ये होल्ड कर सकता है आयोडीन के मॉलिक्यूल को, सो दैट्स व्हाई ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। वेराज जो सेलुलोज है ये कोई कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, सो आयोडीन के साथ ये कोई कलर नहीं देता, ये आयोडीन को होल्ड नहीं करता। अब ना कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें अमीनो शुगर का बॉन्ड होता है, मतलब NH2 का शुगर के साथ बॉन्ड होता है और ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर होते हैं। एग्जांपल ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमीन। जो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड होता है, जो आउटर कवरिंग होती है आर्थ्रोपोड की, ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बना होता है जिसे हम काइटिन कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में DNA आता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा जो न्यूक्लिक एसिड है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट जो नाइट्रोजन बेसिस होता है, एक मोनोसेकेराइड होता है पेंटोज शुगर होता है, और एक फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तीनों के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोटाइड बनता है। नाइट्रोजन बेसिस में 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स में डबल रिंग होती है जैसे एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडीन्स में सिंगल रिंग होता है यूरासिल साइटोसिन थायमिन। पेंटोज शुगर 2 तरह के हो सकते हैं, राइबोस हो सकता है जो RNA में प्रेजेंट होता है एंड 2-डीऑक्सीराइबोस होता है जो DNA में प्रेजेंट होता है, और साथ में फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो कॉम्बिनेशन से ना न्यूक्लियोटाइड बनता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। जो एंजाइम्स है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और जो एंजाइम है उस रिएक्शन को ना फास्ट कर देते हैं, तो इन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी सारे एंजाइम्स है ना ये प्रोटीन के बने होते हैं, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, क्योंकि कुछ जो प्रोटीन है ये मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हार्मोन भी बनाते हैं, तो सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। जो एंजाइम्स है ये स्पेसिफिक होता है, ईच एंजाइम हैज इट ओन सबस्ट्रेट, तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट के साथ ना एक एंजाइम ना स्पेसिफिक एंजाइम कंबाइन करता है। अब एंजाइम का ना टर्शरी स्ट्रक्चर होता है विद सम क्रेविसेस। क्रेविसेस क्या होता है? पॉकेट्स होते हैं कॉल्ड एक्टिव साइट। तो हर एक एंजाइम का ना क्या होता है? एक एक्टिव साइट होता है जिसके साथ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट क्या होता है? फिट होता है और उसी के बाद वो प्रोडक्ट बनाता है। एंजाइम गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। अगर ज्यादा टेम्परेचर है ना तो एंजाइम नॉर्मली क्या होता है? डैमेज हो जाता है अबव 40 डिग्री सेल्सियस। बट कुछ जो एंजाइम है हमने आइसोलेट किया ऑर्गेनिज्म से जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया होते हैं, हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, तो वहां से हम एंजाइम को आइसोलेट कर सकते हैं। ये हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, जैसे 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस। जो कैटलाइज रिएक्शन होता है, जिन रिएक्शन में एंजाइम होता है वो उसका जो रेट है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन जिनमें एंजाइम नहीं होता। जैसे एग्जांपल है CO2 प्लस वाटर ना कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में ये एंजाइम है, ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये जो कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में अगर आपने एंजाइम यूज नहीं किया तो अराउंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बनते हैं इन एन आर। एक घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। बट अगर आपने एंजाइम यूज किया कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स तो अराउंड 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं पर सेकेंड। तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ एंजाइम ये जो रिएक्शन है 10 मिलियन टाइम्स ये फास्टर हो जाता है। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है ना, ये मल्टी स्टेप भी हो सकता है। मतलब जो एक कंपाउंड है दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो सकता है। ईच ऑफ द स्टेप, हर एक स्टेप में ना कैटलाइज कर सकता है सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सेम एंजाइम उस स्टेप्स को कैटलाइज कर सकता है या डिफरेंट एंजाइम स्टेप्स को कैटलाइज करता है। तो ओवरऑल जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है, इसको आपने ऑक्सीडाइज किया तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, साथ में वाटर, पायरुविक एसिड होता है C3H4O3। तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो मल्टीपल स्टेप में होता है। तो मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड, और इसे कैटलाइज करने के लिए ना अराउंड 10 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नॉर्मल सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट बनाना होता है ना तो सबस्ट्रेट ना सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो अनस्टेबल होता है, उसी के बाद वो प्रोडक्ट बना सकता है। अब सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बट जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम कंबाइन करता है ना तो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन करता है और इजिली प्रोडक्ट बना लेता है। एज ए रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो एंजाइम है उसकी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है। तो जब सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम इन द एक्टिव साइट इज कन्वर्टेड टू ट्रांजिशन स्टेट। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके ना एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन गया। ये जो स्टेट है अनस्टेबल होता है एंड हैज हायर एनर्जी देन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। और इस जो ट्रांजिशन स्टेट की ना जो एनर्जी है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है। नॉर्मल सबस्ट्रेट नीड हाई एक्टिवेशन एनर्जी टू रीच ट्रांजिशन स्टेट। तो नॉर्मल सबस्ट्रेट को ना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट एंजाइम क्या करता है? इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एज ए रिजल्ट जो रिएक्शन है वो फास्टर हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एनर्जी, जो सबस्ट्रेट की एनर्जी है, एंड ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है, उसका डिफरेंस जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और जो एंजाइम है वो रिएक्शन को मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर कर देता है। मेक बायोलॉजिकल प्रोसेस हैपन। तो बिकॉज ऑफ एंजाइम जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, माइल्ड टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल पीएच में भी रिएक्शंस हो जाता है बायोलॉजिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें फॉलोइंग स्टेप होते हैं। जो सबस्ट्रेट होता है ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ कंबाइन करता है। एज ए रिजल्ट जो एंजाइम है उसमें कुछ चेंजेस इंड्यूस होता है। जो सबस्ट्रेट है वो टाइटली बाउंड करता है, टाइटली फिक्स हो जाता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ और हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कुछ एक्टिव साइट क्या होता है? केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एंड में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जो एंजाइम है वो रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब ये जो फ्री एंजाइम है ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है और ये सेम पाथवे फॉलो होता है। अब ये जो पाथवे है हमें पता है ये ट्रांजिशन स्टेट से जाता है जो अनस्टेबल होता है और उसी के बाद वो प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है अफेक्ट कर सकती है बाय चेंज इन कंडीशन। अगर आपने कंडीशन चेंज किया ना तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जो एंजाइम बनाता है वो ऑल्टर हो सकता है। पहला है टेम्परेचर एंड पीएच। जो एंजाइम है ना उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी ना ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे ना जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या होती है? हाईएस्ट होती है। अगर आपने सपोज टेम्परेचर कम किया ना तो जो एंजाइम है टेम्परेली बिकम इनएक्टिव, तो वो इनएक्टिव हो जाता है और काम कम करता है। और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ना तो एज ए रिजल्ट जो
प्रोटीन है उसके अंदर डीनेचर हो जाता है। डीनेचर मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है और जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। सेकेंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जब आप कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हो तो जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ एंजाइम एक्शन है, वो भी इंक्रीज होता है। और आफ्टर सर्टेन टाइम ना जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाता है, उसे मैक्सिमम वेलोसिटी और Vmax कहते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद अगर आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो फ्यूअर होते हैं देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, कम होते हैं एंजाइम के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। सो देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल प्रेजेंट टू बाइंड, तो एक्स्ट्रा एंजाइम मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर पाए। सो एज ए रिजल्ट आफ्टर सम टाइम जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाता है। थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। जो इनहिबिटर है ना, ये एक स्पेशल केमिकल होता है और ये बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ और एंजाइम को शट ऑफ कर देता है, मतलब जो एंजाइम है वो फंक्शन नहीं कर पाता, तो इस केमिकल को इनहिबिटर कहते हैं। अब इनहिबिटर ना क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट जैसा दिखाई देता है, तो सबस्ट्रेट की जगह जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है और उस इनहिबिटर को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ये कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम, तो बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम में ये सबस्ट्रेट की जगह कंबाइन कर सकता है। एज ए रिजल्ट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता एंजाइम से और जो एंजाइम है उसका जो एक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है सक्सिनेट ना, एक सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम के साथ कंबाइन करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मेलोनेट। जो मेलोनेट है ना, ये क्या करता है, इस एंजाइम के साथ कंबाइन करके इसकी इनहिबिशन कर देता है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसको हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकते हैं उनकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरह की रिएक्शन वो कैटलाइज करते हैं। हमने एंजाइम को डिवाइड किया 6 क्लासेस में और हर एक क्लास में ना 4 से 13 सब क्लासेस है और इनका नाम हमने अकॉर्डिंगली दिया है बाय 4 डिजिट नंबर, तो हर एक एंजाइम को हम 4 डिजिट नंबर से नाम दे सकते हैं। पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेस, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है और इसे हम डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। एंजाइम व्हिच कैटलाइज, ये जो एंजाइम है ये कैटलाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, तो एक सबस्ट्रेट में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे S रिड्यूस हो जाएगा, S डैश ऑक्सीडाइज हो जाएगा, S ऑक्सीडाइज S डैश रिड्यूस, अगर ये रिवर्स में रिएक्शन होता है। सेकंड क्लास है ट्रांसफरेज। ये जो ट्रांसफरेज है ये कैटलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप, तो एक ग्रुप ना एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर होता है अदर देन हाइड्रोजन, ये जो ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन होता है बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे S है, यहाँ पे S डैश है, तो ये ग्रुप ना S से S डैश की तरफ मूव करता है और ये जो एंजाइम है इन्हें हम ट्रांसफरेज कहते हैं। थर्ड क्लास है हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस है ये ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो दे कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन हैलाइड का बॉन्ड, फास्फोरस नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है लाइसिस। जो लाइसिस है ये भी ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड करते हैं बट इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये रिमूवल ऑफ ग्रुप करते हैं फ्रॉम ए सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। अदर देन हाइड्रोलिसिस में ये ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड करते हैं और एज ए रिजल्ट डबल बॉन्ड मिलता है। यहाँ पे कार्बन के साथ X और Y जुड़ा है, ये 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे ये दोनों के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, XY आपस में कंबाइन करता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आता है। फिफ्थ क्लास है आइसोमेरेसिस। जो आइसोमेरेसिस है इसमें ना रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है और हमें आइसोमर्स मिलते हैं। तो कैटलाइज्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ, तो इसमें इंटरकन्वर्जन होता है ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स का, तो इसमें डिफरेंट आइसोमर्स मिलते हैं। और लास्ट है लाइगेसिस। लाइगेसिस में जो बॉन्ड है वो जुड़ते हैं, तो कैटलाइज द लिंकेज ऑफ 2 कंपाउंड्स टुगेदर, तो 2 कंपाउंड को जोड़ने के लिए बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। जैसे एंजाइम्स हैं कैटलाइज करते हैं जॉइनिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को जोड़ने में हेल्प करते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑक्सीजन के बॉन्ड को। नेक्स्ट है कोफैक्टर। जो एंजाइम है ये बनते हैं 1 और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन के, तो सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन के जो एंजाइम है वो नॉर्मली बनते हैं, बट कभी कभी क्या होता है जो एंजाइम है उसमें ना एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो एक्टिव होता है, और वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है उसे हम ना कोफैक्टर कहते हैं, और बिना कोफैक्टर के जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कोफैक्टर कह देते हैं और जो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। अब ये जो कोफैक्टर है ना ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है प्रोस्टैटिक ग्रुप। जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
और ये टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम से। तो प्रोटीन पार्ट के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है काफी स्ट्रॉन्ग इनका बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल हीम जो है ये ग्रुप प्रेजेंट होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम में। तो जो पेरोक्सीडेज है ये कैटालाइज करता है ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। और जो ये हीम ग्रुप है ये पार्ट होता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, स्ट्रांगली ये बाउंड करता है एपो एंजाइम के साथ। सेकंड है कोएंजाइम। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट इनका जो एसोसिएशन होता है एपो एंजाइम के साथ ओनली ट्रांजिएंट, मतलब थोड़े टाइम के लिए इनका एसोसिएशन होता है, अकर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो इनका जो बॉन्ड है उतना स्ट्रांग नहीं होता जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप का बॉन्ड होता है। मैनी कोएंजाइम कंटेन विटामिन, तो बहुत सारे कोएंजाइम में विटामिन भी प्रेजेंट होता है। जैसे कोएंजाइम है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जैसे NAD एंड NADP, इनके अंदर ना विटामिन नियासिन प्रेजेंट होता है। थर्ड कोफैक्टर है मेटल आयन। जो मेटल आयन है ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट। एक तरफ एक्टिव साइट के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और दूसरी तरफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। तो ये सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। जो जिंक है ये कोफैक्टर होता है एक प्रोटीओलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रोटीओलिटिक एंजाइम मींस ये ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।